एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि गाइस शायद से मैं 1-2 दिन लेट एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ, बट स्टिल आज भी मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए 4 ही चैप्टर है, क्योंकि बीच बीच में राइटर भी अपना ब्रेक ले रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन सेम ही हो जाती है, चाहे मैं 2 दिन पहले अपलोड करूँ या 2 दिन बाद। इसके अलावा आप लोगों की तरफ से जो सपोर्ट है वो भी काफी तक कम मिल रहा है। डे बाय डे व्यूअर्स और ज्यादा कम होते जा रहा है। यही रीजन है कि मेरे अंदर वो अर्जेंसी नहीं आती कि मुझे आज के आज ही वीडियो बना के डालना है, कि आप लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। दैट्स व्हाई अभी मैंने भी बहुत ज्यादा सीरियसली लेना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैं वीडियो तो डालता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप में से काफी सारे लोग हैं जो बस मेरी आवाज में इस नोवेल को सुनना पसंद करते हैं। तो इस नोवेल को तो मैं नहीं छोड़ने वाला जल्दी। भी हो सकता है कि एपिसोड थोड़े से डीले हो जाए या फिर थोड़ा जल्दी हो जाए, बट नोवेल कंटिन्यू रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना और किसी देरी के। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फेंग एम्परर क्वीन के साथ जुयांग सिटी के अंदर वापस से लौट रहा था। वही रास्ते के अंदर उन्हें कुछ लोग पकड़ लेता है, एंड ये जो लोग थे ये स्ट्रेंज शॉप पवेलियन से बिलोंग करते थे। कुल मिला के 5 लोग थे, एंड ये पांचों के पांचों मिड स्टेज गॉड एम्परर थे। एम्परर क्वीन इन लोगों को थोड़ी बहुत लूट दे के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, बट ये लोग थोड़े से लालची होता है। ये लू फेंग एंड एम्परर क्वीन को पूरी तरीके से मार देना चाहते थे, उनके सारे के सारे ट्रेजर्स को हथिया लेना चाहते थे। इसीलिए फाइनली लू फेंग का दिमाग हो जाता है खराब, एंड फिर आतामाजी सटकली बोल के लू फेंग एम्परर क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है, छोटे तू एक को देख, बाकी 4 को मैं संभाल लूंगा। इसी के साथ हम लोगों को एक मैसिव पेंटिंग देखने के लिए मिलती है कि एंडलेस वास्ट एरिया को एक ही सेकंड के अंदर पूरी तरीके से एनवेलप कर लेती है। तो जो 5 फिगर्स थे वो भी इस पेंटिंग के चपेट में आ जाते हैं। इसी के साथ जो एम्परर क्वीन एंड लू फेंग होता है वो भी इस पेंटिंग के अंदर एनवेलप हो जाता है। एक्चुअली गाइस ये जो अटैक था ये सामने वाले पार्टी की तरफ से हुआ था। आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका था। सब चीजें देख के लू फेंग का दिमाग खराब हो रहा होता है। इसी के साथ जो लू फेंग का फिगर होता है उसका साइज एकदम से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। लू फेंग के पूरी बॉडी के ऊपर ब्लड कलर के स्केल्स थे, जिसने उसकी पूरी बॉडी को रैप करके रखा था। लू फेंग की ये जो बॉडी थी ये भले ही बाहर से काफी ज्यादा टफ लग रही थी, लेकिन अंदर से ये एंडलेस सी ऑफ ब्लड से बनी हुई थी। लू फेंग के बॉडी के अंदर एक सीक्रेट ट्रेजर एरे था, यानी कि ये जो अटैक था लू फेंग का ये लाइफ एंड डेथ ट्रिब्यूलेशन डायग्राम के थ्रू हो रहा था। ये जो डायग्राम था ये बस लू फेंग ने अभी अभी लिया था। इसके लिए लू फेंग ने एम्परर क्वीन से लगभग 3 लाख हुनियान क्रिस्टल्स उधार लिए थे, साथ ही साथ अपने भी कुछ सेविंग्स लगाई थी। डायग्राम था, इसके अंदर काफी सारी प्रोफाउंड मिस्ट्रीज थी लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन की। चीज को सबसे बड़ा लेने का रीजन ये था, इस चीज को लेने से जो लू फेंग की फिजिकल टेक्निक्स है यानी कि इमॉर्टल ब्लड सी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लू फेंग का जो इमॉर्टल ब्लड सी है बेसिकली एक लिक्विड टाइप का अटैक है, यानी कि चारों तरफ खून की बाढ़ आ जाती है। लेकिन लू फेंग चाहे तो अपने आप को पूरी तरीके से सॉलिडिफाई भी कर सकता है। सॉलिडिफाई होने के बाद लू फेंग उतना टफ नहीं रह जाता, इसलिए लू फेंग ने ये एरे डायग्राम लिया था। इसके कारण जो लू फेंग है जब वो ब्लड ओशन से सॉलिडिफाइड होता है उसकी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा थिक एंड काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। नेक्स्ट पल के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लू फेंग का फिगर होता है वो एकदम से मेल्ट हो जाता है, चारों तरफ एकदम से खून की सुनामी सी आ जाती है। ये जो खून की सुनामी होती है वो सामने वाले के अटैक को पूरी तरीके से अपने अंदर एंगोलफ कर लेती है, यानी कि घेरे में ले लेती है। देखा जाए तो ये एक तरीके की डोमेन टेक्निक है, तो लू फेंग ने लाइफ एंड डेथ ट्रिब्यूलेशन डायग्राम के साथ एंड ब्लड सी बॉडी को मर्ज करने के बाद बनाया है। जब लू फेंग इस डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, आसपास का जितना भी एरिया होता है जो कि लू फेंग के ब्लड सी के अंदर कवर्ड रहता है, पूरी की पूरी एरिया के अंदर लू फेंग का दबदबा हो जाता है, यानी कि वो एरिया पूरी तरीके से लू फेंग के कंट्रोल के अंदर आ जाता है। इसी के साथ लू फेंग की जो वाइटलिटी वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर है। कि आप सोच सकते हो कि लू फेंग अपने लिक्विड फॉर्म के अंदर होगा तो भला कोई उसे कैसे मार सकता है। तो ऐसी बात हो जाएगी जैसे आप अंधाधुंध पानी के अंदर मुक्के मार रहे हो। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जो सामने वाला का डोमेन होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली कोलैप्स हो जाता है, यानी कि लू फेंग के एब्सोल्यूट पावर के अंदर पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो जाता है। जब वो जो डोमेन होता है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है। वो जो डोमेन था वो ब्लैक कलर की रेन से बना हुआ था, इसके अंदर काफी सारे डेडली टॉक्सिन्स थे। इन डेडली टॉक्सिन्स की काफी ज्यादा टेरिफाइंग पेनिट्रेशन एबिलिटीज थी, बट जो लू फेंग की वाइटलिटी थी जो उसका रीजनरेशन पावर था वो एक अलग ही लेवल के ऊपर था। लू फेंग को इस चीज से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग ने सामने वाले के डोमेन्स को पूरी तरीके से नंगा निगल लिया था। उन लोगों की फटके 1000 हो चुकी थी। उन्हीं 5 में से एक बंदा कहता है, ओह नो, हमने शायद से कुछ गलती कर दी, ऐसा लगता है कि हमने किसी पावरफुल अपोनेंट को प्रोवोक कर दिया है। इन 5 लोगों का डोपेन पूरी तरीके से फटके 1000 हो चुका था। इसी के साथ वो जो इनविजिबल बन के बैठे थे वो भी विजिबल हो जाते हैं, क्योंकि पांचों के पांचों काफी ज्यादा शॉक के अंदर थे। ये समझ चुके थे कि इन लोगों ने अपने टारगेट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है। पांचों की जो कंबाइंड डोमेन टेक्निक थी उसे भी लू फेंग ने पूरी तरीके से अकेले खा लिया। भी उन 5 में से कोई एक बंदा कहता है, बंदे ने हमारी डोमेन टेक्निक को सप्रेस कर दिया तो क्या हुआ, हालांकि इस बंदे की डोमेन टेक्निक काफी ज्यादा एक्सीलेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी के एरियाज के अंदर भी इतना ज्यादा पावरफुल हो। अगर वैसे हम लोग उड़ता तीर ले ही चुके हैं, अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके साथ फाइट करने के अलावा। इसी के साथ वो पांचों के पांचों फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। आफ्टर ऑल ये पांचों के पांचों मिड स्टेज गॉड एम्परर्स थे एंड इन्हें अपने एबिलिटीज के अंदर काफी ज्यादा घमंड था। ये लोग नहीं मानते थे कि ये पांचों मिलके भी एक मिड स्टेज एम्परर को नहीं हरा सकते, इसलिए सबसे पहले ये लोग सोचते हैं जो कच्चा नींबू है पहले उसको काट के अलग कर देते हैं, यानी कि एम्परर क्वीन उसी के अंदर एक वाइड ड्रॉ वाला फिगर होता है, इंस्टेंटली एम्परर क्वीन को अपना टारगेट बना लेता है। इसी के साथ वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक एम्परर क्वीन के ऊपर कर देता
है। अटैक था ये काफी ज्यादा तेजी से एम्पर क्वीन की तरफ बढ़ रहा था। एम्पर क्वीन सामने वाले बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ डील करना इतना ज्यादा आसान होगा? के साथ एम्पर क्वीन की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर चेंज हो जाती है। एंड इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन का जो टारगेट होता है वो एम्पर क्वीन छुटा कर देता है, यानी कि अपना पूरा का पूरा फोकस उस व्हाइट रॉब वाले पर्सन के ऊपर ही रखता है एंड बाकी सभी लोगों को छोड़ देता है, क्योंकि डेफिनेटली एम्पर क्वीन इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो इस अटैक को व्हाइट स्केल के ऊपर रख के बाकी सभी लोगों को भी इस अटैक के चपेट में ले पाए। लेकिन इन दोनों के अटैक इससे पहले कि आपस में टकराते तभी जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को वेव कर देता है। बड़ी बड़ी जो ब्लड रिवर की वेव्स होती है वो जाती है एंड इस अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देती है। उसके बाद लू फैंग वापस से एक और बार हाथ हिलाता है एंड एक ब्लड की बहुत बड़ी सी वेव जाती है जो कि इन पांचों को एंगल्फ करने लग जाती है। लू फैंग इन लोगों की तरफ देखता है एंड कहता है कि तुम पांचों का अपोनेंट मैं हूँ, तुम्हें इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक बंदा कहता है, तुम इतने जल्दी मरना चाहते हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। इसके साथ उनमें से हम लोगों को एक बंदा देखने के लिए मिलता है जिसकी जो बॉडी होती है वो सडनली एक अजीब सी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बॉडी काफी ज्यादा स्लगी सी हो गई थी, यानी कि कुछ कुछ कीचड़ जैसी। एंड इसकी बॉडी जो थी उसके अंदर काफी ज्यादा डेडली टॉक्सिन देखने के लिए मिल सकते थे। सडनली उसकी बॉडी जगह से गायब हो जाती है। ये जो कीचड़ होता है वो सीधा लू फैंग के सामने अपीयर होता है, यानी कि डायरेक्टली लू फैंग के बॉडी के ऊपर। इसके साथ इस बंदे की जो कीचड़ वाली बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके लू फैंग के बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होना लग जाती है। वही लू फैंग अभी भी काफी ज्यादा काम था, कहता है ये पावर, इसका जो कोरोसिव एबिलिटी है वो सही में काफी ज्यादा एक अलग ही लेवल के ऊपर है। लेकिन डेफिनेटली जो चीज है लू फैंग की बॉडी को पेनिट्रेट कर पा रही थी, लेकिन इतने आसानी से नहीं भैया। ये जो लू फैंग की बॉडी वो पूरी तरीके से रेड कलर की स्केल से कवर्ड है। मैं आप लोगों को बता दूं ये जो अटैक था ये कुछ पहले के डोमेन टाइप ट्रेजर जैसा ही था। लेकिन पहले जो इन लोगों ने एक अटैक किया था डोमेन टाइप का, उसके अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल कोरोसिव रेन होती है, यानी कि आसमान से पानी बरसने लग जाता है, जो कि डेफिनेटली एसिडिक होता है। वही फिलहाल वो पानी की जगह पे आसमान से कीचड़ बरस रहा है। जो कीचड़ है वो पहले से ज्यादा काफी ज्यादा पावरफुल है एंड काफी ज्यादा पॉइजनस है। लू फैंग ने अपने फंडामेंटल्स को काफी ज्यादा पावरफुल बनाया था। सिंपल सी बात थी कि जो लू फैंग की ये वाली जो बॉडी है वो पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि ये लोग चाहे कुछ भी कर ले लू फैंग को घंटा भी कुछ नहीं होने वाला। वही वो जो सामने वाला बंदा होता है काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका वो जो कीचड़ है वो लू फैंग की बॉडी को पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा। इस बंदे की जो बॉडी है वो इतना ज्यादा हार्ड कैसे है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त हो क्या रहा है। पहले तो उसका जो अटैक था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था, यानी कि जो अटैक था भी तो वो पूरी तरीके से इनइफेक्टिव हो चुका था। और दूसरी चीज जैसे जैसे वो अपने अटैक के अंदर पावर बढ़ा रहा था वैसे वैसे वो खुद ही कंज्यूम हो रहा था। देखिए इस अटैक के अंदर ये जितनी भी एनर्जी डाल रहा था ये बस अपनी एनर्जी को बर्बाद कर रहा था। वही लू फैंग को दूसरी तरफ घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही एक दूसरा बंदा कहता है ऐसा लगता है कि हमें इस बंदे के छाती पे वार करना पड़ेगा, यानी कि इसे सामने से हराना पड़ेगा। एक हेड ऑन बैटल के अंदर सडनली उस बंदे की जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से एक व्हाइट मिस्ट बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कुल मिला के एक बर्फ का पुतला बन जाता है। देखा जाए तो इस बंदे की जो बॉडी की साइज थी वो भी लू फैंग के बॉडी के साइज जितनी बड़ी थी, लेकिन वही इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो पूरी तरीके से आइस मटेरियल से बनी हुई थी। इसकी जो आइसिकल बॉडी थी इसके कुल मिला के 8 हाथ थे। एंड जैसे इसकी जो बॉडी होती है वो फॉर्म होती है वैसे ही ये लू फैंग के ऊपर अटैक कर देता है अपने 8 हाथों से। जो लू फैंग होता है वो भी अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच लॉन्च कर देता है। इस वक्त जो लू फैंग के दोनों हाथ थे उसके अंदर सीक्रेट क्लैड ग्लव्स पहन के रखे थे उसने, इसके अंदर से डिवास्टेटिंग फोर्स निकल रहा था। ये जो फोर्स था ये रन हो रहा था फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के थ्रू। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है जैसे इन दोनों की टक्कर होती है, इसके 8 हाथ में से 4 हाथ तो टक्कर खाती पूरी तरीके से मलबे के अंदर बदल जाता है। के बाद जो लू फैंग का हाथ होता है वो डायरेक्टली इस बंदे के छाती के ऊपर लगता है। छाती पे लगते ही एक जोर का ब्लास्ट होता है। लू फैंग ने लिटरली इस बंदे के छाती के अंदर छेद कर दिया था, इसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। चीज देख के बाकी के 4 लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो मनी मन कहता है ये बंदा ये इतना एग्रेसिवली कैसे फाइट कर सकता है। पांचों इसलिए भी इतने ज्यादा शॉक थे क्योंकि ये लोग भी मिड स्टेट गॉड एम्परर्स थे। हर एक गॉड एम्परर की अपनी खुद की एक खासियत होती है। लू फैंग पहली डोमेन के अंदर इन लोगों को सरप्राइज कर चुका है, लेकिन अभी वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर भी अपनी एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देख के डेफिनेटली ये सारे के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक्ड है। इसी के साथ वो पांचों के पांचों चिल्लाते हैं इस बंदे को घेर लो, इसे हम अकेले अकेले नहीं मार सकते। इसके साथ वो जो एक दूसरा फिगर था जो कि कीचड़ जैसा लग रहा था सडनली लू फैंग की पूरी मैसिव बॉडी के ऊपर जाके चिपक जाता है। वो जो आइस क्रीचर था उसके चेस्ट के ऊपर वो जो बड़ा सा छेद हुआ था वो क्विकली पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो जाता है। इसी के साथ वो भी लू फैंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर देता है। वो जो तीसरा फिगर होता है उसके बॉडी के अंदर से काफी सारी ब्लू सिल्क कलर की रिबन्स बाहर आती है, लू फैंग की पूरी बॉडी को चारों डायरेक्शन से बांधना शुरू कर देती है। वही वो जो चौथा फिगर होता है वो एक बहुत बड़े से ब्लड कलर सर्पेंट के अंदर बदल जाता है, वो भी आता है लू फैंग के वेस्ट एंड उसके पाव को जाके लपट जाता है। जब ये लू फैंग की बॉडी को पूरी तरीके से रैप हो जाता है तो इतने टाइम के बाद पहली बार लू फैंग को थोड़ा सा पेन फील हो रहा था। लू फैंग थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, वो अपने हाथों पाव को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो ब्लू सिल्क रिबन थी जिसने उसको बांध के रखा था वो एक हाई ग्रेड का सीक्रेट ट्रेजर था, इसलिए अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो इस चीज से छूट नहीं पा रहा था। इसके साथ वो जो सर्पेंट होता है वो भी अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत कर देता है। उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा मजबूत थी कि लू फैंग के बॉडी के ऊपर जगह जगह के ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाता है, लेकिन अगले सेकंड के अंदर वो जो क्रैक्स होता है वो पूरी तरीके से फुली रीजनरेट हो जाता है। इवन थॉट इस वक्त 4 लोगों ने एक साथ लू फैंग के ऊपर अटैक करके रखा था, तो उसके बाद भी जो भी लू फैंग डैमेज ले
रहा था वो काफी ज्यादा तेजी से हील हो जा रहा था। चीज देख के वो चारों फिगर और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड वो कहते हैं इस बंदे की बॉडी ये क्या अंबुजा सीमेंट से बना है। हम सभी ने मिलकर इसके ऊपर इतने सारे अटैक किए, शायद ही इसके ऊपर कोई भी डैमेज आया होगा। अभी हम लोग पीछे भी नहीं हट सकते, धीरे धीरे करके इसे सप्रेस करके मारना पड़ेगा। कुल मिला के ये लू फेंग को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के पट्टों को ये नहीं पता अगर ये सभी लोग दो बार भी एग्जॉस्ट हो जाए तब जाके शायद से लू फेंग का 50% एनर्जी रिजर्व यूज होगा, वो भी काफी ज्यादा तेजी से रिकवर हो जाएगा। ये बात ये चारों के चारों एक दूसरे की तरफ देखता है, जल्दी से अपनी एक स्ट्रेटेजी फॉर्म कर लेता है। हम लोगों को कोने में एम्प्रो क्वीन देखने के लिए मिलता है क्योंकि एक बंदे से फाइट कर रहा था, जिसके आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि 4 लोग लू फेंग से भिड़ रहे हैं और एक बंदे को एम्प्रो क्वीन संभाल रहा है। एम्प्रो क्वीन थोड़े से परेशान हो रहे थे लू फेंग के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि लू फेंग की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके काफी ज्यादा बेकार होती जा रही है। तो एम्प्रो क्वीन थे वो थोड़े से परेशान थे, लेकिन वो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लू फेंग के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था। वो जानते थे कि लू फेंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर उसने इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि वो इन चारों लोगों को संभाल सकता है तो वो संभाल सकता है। इसके अलावा जितने भी पावरफुल लोग होते हैं सोर्स वर्ल्ड से जो बिलोंग करते हैं, तो अगर यहाँ पे मर भी जाता है फिर भी घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे वो असली में नहीं मरने वाले, वो तुरंत अपनी एक दूसरी अल्टरनेटिव बॉडी फॉर्म कर लेंगे। यही फायदा आएगा इस सोर्स वर्ल्ड वालों का, वो बाहर की दुनिया के अंदर इतना आसानी से नहीं मर सकते। और उनकी यहाँ की बॉडी खत्म होती है तो तुरंत सोर्स वर्ल्ड से उनकी एक नई बॉडी फॉर्म होते बाहर निकल जाएगी। जो लू फेंग होता है वो इन चारों की तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से मुझे बांध के तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हें सही में लगता है कि ये मेरी ट्रू बॉडी है? फेंग कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी इस बॉडी को इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी क्यों कहा जाता है? इसी के साथ लू फेंग के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है। इवल स्माइल देख के वो चारों की फटके हजार हो जाती है, उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लू फेंग क्या कह रहा है। अगले सेकंड के अंदर जो लू फेंग होता है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। मुझे माफ करना अगर स्टार्टिंग के अंदर मैंने ऐसा कुछ बोला हो कि लू फेंग ने अपना लिक्विड वाला फॉर्म लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक लू फेंग अपने सॉलिडिफाइड वर्जन के अंदर था। लेकिन सडनली इस मोमेंट के ऊपर जो लू फेंग होता है पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता है। चारों तरफ खून खून हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था, जिसने एंडलेस वास्ट बेस को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। चारों तरफ एक एंडलेस वास्ट ब्लड सी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। लू फेंग कहता है कि ये जो मेरी बॉडी है इसकी जो 80% एनर्जी स्टोरेज है वो बस इसके इस ब्लड सी वाले फॉर्म के अंदर है। जो मेरी फिजिकल बॉडी है उसके अंदर बस 20% स्ट्रेंथ है। आप गाइस देख सकते हो कि लू फेंग बस अपने 20% स्ट्रेंथ के साथ इन चारों के साथ इतने टाइम से फाइट कर रहा था, क्योंकि जो लू फेंग की बॉडी है वो तुरंत सॉलिड फॉर्म से ब्लड सी स्टेट के अंदर जा सकती है। उसकी बॉडी को ट्रूली एक अनडाइंग बॉडी कहा जाता है। जो 4 स्ट्रेन शॉप एक्सपर्ट से वो पूरी तरीके से स्टन रह जाता है। जो कोलोसल फिगर था जिसके ऊपर इतने टाइम से ये लोग अटैक कर रहे थे, इस वक्त पूरी तरीके से ब्लड सी के अंदर मर्ज हो चुका है। को अभी ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि इवन थॉट ही अभी लू फेंग के साथ फाइट भी कैसे करेंगे। लू फेंग जो है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से ब्लड सी स्टेट के अंदर जा चुका है। इसके साथ लू फेंग चिल्लाता है सीक्रेट ट्रेजर फॉर्मेशन, लाइफ एंड डेथ ट्रिब्यूलेशन डायग्राम, फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन, लाइफ एंड डेथ प्रिज्म। इस एंडलेस ब्लड सी के कोर के अंदर हम लोगों को आई ऑफ ब्लड सी देखने के लिए मिल सकती थी। उसी जगह पे हम लोगों को एक आइसोलेटेड स्पेशल प्रिज्म देखने के लिए मिल सकता था, जो कि काफी ज्यादा तेजी से फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो जो प्रिज्म होता है वो उस सिनिस्टर ब्लैक स्लज को पूरी तरीके से अपने अंदर कैद कर लेता है। ब्लैक स्लज का मतलब है वो कीचड़ वाला क्रिएचर, क्योंकि आपको याद होगा जो बार बार आके लू फेंग से चिपके जा रहा था, उसके बॉडी को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी लू फेंग के ब्लड सी के अंदर एक प्रिज्म फॉर्म हो जाता है जो कि इस कीचड़ जैसे दानव को अपने अंदर कैद कर लेता है। अगले सेकंड के अंदर वो जो कीचड़ जैसा दानव था वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ पहुंच गया है। अचानक से उसे काफी ज्यादा डेंजर सा फील हो रहा था। इस सेकंड के अंदर उसे समझ जाता है कि एक तरीके का सेल्फ कंटेन स्पेस है आई ऑफ द ब्लड सी के अंदर, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटली आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। एक एंडलेस लाइफ फोर्स कंटिन्यूसली उसके बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, धीरे धीरे करके उसे अंदर से कंज्यूम कर रहा है। जो लू फेंग होता है उसके फेस के ऊपर एक स्माइल होती है। इस वक्त हम लोगों को लू फेंग दिख नहीं सकता क्योंकि वो अपने ब्लड फॉर्म के अंदर है। वो मनी मन कहता है अपने सारे के सारे एनिमीज को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उन्हें एक एक करके मारूं तो मैं आराम से उन सभी लोगों को एलिमिनेट कर सकता हूँ। जो लू फेंग का फिगर होता है वो इंस्टेंटली उस केज के अंदर अपीयर होता है। इसके अंदर वो कीचड़ जैसा दानव था कि ऑलरेडी अभी इंसान फिगर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। लू फेंग उसकी तरफ देखता है कहता है कि तुम पहले इंसान बनने वाले हो जो मेरे हाथों मरने वाला है। एंड गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लू फेंग का जो इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी है इसके अंदर ये जो प्रिज्म है बस एक टाइम के ऊपर एक एनिमी को कैद कर सकता है। लू फेंग ज्यादा एनिमीज को इसके अंदर कैप्चर करेगा उतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। साथ लू फेंग के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। वो जो बंदा होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? जैसे वो ये कहता है उसके चारों तरफ से काफी सारी चेन्स एक्टिवेट हो जाती है कि इस बंदे की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देती है। साथ ही जो चैनें थी इन चैनों ने इसे चारों तरफ से बांध लिया था। जो अटैक था ये लू फेंग इसके ऊपर कर रहा था। लू फेंग की स्ट्रेंथ देख के ये बंदा पूरी तरीके से समझ चुका था। ये मनी मन कहता है इस बंदे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी मेरी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा सरपास कर चुकी है। अभी अपने लाइफ के साथ कोई भी गैम्बल नहीं कर सकता, तो तुरंत अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने एक सिंगल थॉट के साथ अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। अगले सेकंड के अंदर ही जो बंदा होता है एक तरीके से स्लाइम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टेंटली लू फेंग के प्रिज्म के बाहर निकल जाता है। प्रिज्म से बाहर निकलने के बाद ये लू फेंग के इस ब्लड सी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। लू फेंग का प्रिज्म काफी ज्यादा कोशिश करता है इस स्लाइम को पकड़ने की, लेकिन ये तुरंत उस प्रिज्म के अंदर से स्लिप होते हुए बाहर निकल चुका था ऑलरेडी। जैसे तैसे करके इसने लू फेंग के प्रिज्म को तो एस्केप कर लिया था। जैसे ये बाहर के एंडलेस ब्लड सी के अंदर आता है, यहाँ से भाग रहा था वैसे ही एक मल्टी लेयर बैरियर जो कि ब्लड सी का था उससे जाके टकरा जाता है बुरी तरीके से। इस वक्त जो आई ऑफ द ब्लड सी थी ये एक तरीके से
कोर रीजन था इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी का। इसी बात थी जैसे कि ये एक वर्ल्ड हो जो कि लू फेंग के बॉडी के अंदर हो। वक्त जो लू फेंग का हेवन एंड अर्थ अवतार था वो भी इसी जगह के ऊपर मर्ज था, क्योंकि लू फेंग का जो हेवन एंड अर्थ अवतार था वो भी इस एंडलेस ब्लड सी के अंदर मर्ज हो चुका था। इसी कारण ये जो आई ऑफ द ब्लड सी थी इसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्लाइम जैसा फिगर था वो 1 से 2 लेयर्स को तो तोड़ देता है, लेकिन जैसे वो तीसरे लेयर को तोड़ने जाता है वो उससे जाके टकरा जाता है। तो लू फेंग के लेयर को नहीं तोड़ पा रहा था। बंदे का जो एक्चुअल में लाइफ सेविंग ट्रेजर था वो एक तरीके की फ्लाइंग शील्ड थी, जो कि दिखने में कुछ स्लाइम के जैसी दिख रही थी, जो कि काफी ज्यादा रिलेटिवली वीक थी स्पेशल पेनिट्रेशन के अंदर। तो उसके बाद भी इसने मैनेज कर लिया था जैसे तैसे करके लू फेंग के प्रिज्म से एस्केप कर सके। साथ ही साथ जो आई ऑफ ब्लड सी था उसके कुल मिला के 3 लेयर्स को इसने तोड़ भी दिया था। एट द एंड ये बस झटपटाता रह जाता है। लू फेंग ने इसे पूरी तरीके से कैद कर लिया था। इस वक्त इस बंदे को काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था अपने डिसीजंस के ऊपर। अभी फील हो रहा था कि इसने अपने अपोनेंट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसे हमेशा से लगता था कि अपने बाकी के 4 साथियों के साथ अगर ये रहेगा शायद ही कभी इसे कोई मार सकता है, इसलिए इसने अपने साथ बस एक ही लाइफ सेविंग ट्रेजर रखा था। अगले सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वापस से प्रिज्म फॉर्म हो जाता है। ये बंदा एक बार फिर से लू फेंग के प्रिज्म के अंदर खड़ा था। लू फेंग का भी फिगर कंडेंस होता है। फेंग इस बंदे की तरफ देख के स्माइल करता है एंड स्माइल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्रिज्म से एस्केप नहीं कर पाए। वो अगर तुम्हारा झटपटाना खत्म हो चुका हो तो शायद से आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा जिंदा रहने का। इसी के साथ ही जो बंदा होता है ये तुरंत अपने घुटनों पे आ जाता है एंड कहता है मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। इसी के साथ इसके बॉडी के ऊपर काफी सारी चेनें जो होती है वो लिपट जाती है, धीरे धीरे करके इसके एनर्जी एसेंस को अपने अंदर खींच रही होती है। ये जो बंदा होता है ये तड़पते हुए कहता है तुम मुझे जाने दोगे तो जो भी तुम मुझे कहोगे मैं तुम्हें हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग एक इवल स्माइल के साथ कहता है अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ उसके बाद भी तुम्हारा सारा का सारा ट्रेजर मेरा ही होने वाला है, तुम्हें जिंदा छोड़ के क्या ही फायदा होगा। बंदा कहता है कि उसके काफी सारे दोस्त है श्रेन शॉप के अंदर। लू फेंग उसको मारता है तो वो अपने लिए काफी सारे एनिमीज क्रिएट कर लेगा। लू फेंग हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ये तो काफी गलत बात है। हमारा मन किया तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया एंड तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अभी जब मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा हूँ तुम बोल रहे हो कि ऐसा करना मेरे लिए अलाउड नहीं है। जैसे जैसे लू फेंग बोल रहा था वैसे वैसे उसका जो लाइफ एंड डेथ का प्रिज्म था के अंदर से काफी सारी चैनें निकल के इसकी बॉडी को बाउंड कर रही थी, इसके अंदर के एनर्जी एसेंस को निकाल रही थी, साथ ही साथ इसकी बॉडी को करोड भी कर रही थी। बंदे की एनर्जी काफी ज्यादा रैपिडली डिवॉर हो रही थी। बंदा समझ चुका था कि अभी कुछ भी काम नहीं आने वाला। तुरंत जैसे तैसे करके रोते रोते अपने बाकी के 4 साथियों को सिग्नल्स भेजता है। जैसे उन चारों को सिग्नल्स मिलते हैं वो पूरी तरीके से स्टन रह जाते हैं। पहले इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग है कहाँ पे, क्योंकि लू फेंग के एंडलेस ब्लड सी के अंदर ये सभी लोग गुम से हो गए थे, एक दूसरे को स्पॉट नहीं कर सकते थे। इनके एक साथी को ऑलरेडी लू फेंग ने ट्रैप कर लिया था। उनमें से एक बंदा कहता है ये जो ब्लड सी है ये इसकी बॉडी है, इस बॉडी का जरूर कोई न कोई इंटरनल स्पेस होगा। ऐसा लगता है कि जो बंदा है ये अपने एनिमीज को इनप्रिजम करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज है। इस एंडलेस ब्लड सी के अंदर वो कहीं पे भी लू फेंग के कोर को नहीं ढूंढ सकते थे कि आई ऑफ द ब्लड सी। इन चारों के कानों के अंदर के कंपेनियन की पुकार गूंज रही थी बचाओ बचाओ मुझे बचा लो। थॉट मैंने अपने लाइफ सेविंग ट्रेजर का इस्तेमाल कर लिया लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा। अपने साथी की दर्द भरी पुकार सुनते ही इन सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से वो जो आइस क्रिएचर होता है वो एक कोल्ड टोन के अंदर कहता है लू फेंग तुम यूलान सिटी के अंदर अभी अभी आए हो, तुमने कुमो को मार दिया, उसके मास्टर एंड उसके फ्रेंड वो डेफिनेटली तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। वो जो जायंट सर्पेंट होता है वो भी कहता है लू फेंग अगर तुमने इसे मार दिया तो श्रेन शॉप भी तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ने वाली, पर डेफिनेटली रिपे करना पड़ेगा। तुम जानते हो हमारी श्रेन शॉप के रेपुटेशन के बारे में। जो लू फेंग की एंडलेस ब्लड सी होती है उसके अंदर से तुरंत चारों तरफ से हंसने की आवाज आने लग जाती है जो कि पूरी तरीके से गूंज रही थी। लू फेंग कहता है तुम्हें सही में लगता है कि एक पावरफुल पर्सन जो कि सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है उसे अपने लिए एनिमीज बनाने के लिए डर लगता हो, पर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आ जाओ, मुझे तुम लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। देखता है कि कौन किससे डरता है। थोड़ी दूरी के ऊपर ही हम लोग को एम्परर क्वीन देखने के लिए मिल सकते थे। वो लू फेंग के वर्ड्स को सुनता है उनका एकदम से जो खून होता है वो उबलना शुरू हो जाता है एक्साइटमेंट के अंदर। वो भी मनी मन हंसता है लू फेंग तुम सही कह रहे हो, हम सोर्स वर्ल्ड के पावर हाउसेज है एंड हम कभी भी दुश्मन बनाने से डरते नहीं है। वो जो चारों एक्सपर्ट होता है श्रेन शॉप से उस वक्त उन लोगों को काफी ज्यादा अनईजी सा लग रहा था ये सारी चीजें सुन के। वो लोग जानते थे कि जो भी सोर्स वर्ल्ड के पावर हाउसेज होते हैं वो कितने ज्यादा पावरफुल होता है। इवन थॉट अगर वो यहाँ पे मर भी जाता है तुरंत उनकी जो दूसरी बॉडी है वो वापस से रीजनरेट हो जाएगी, ज्यादा वो कुछ अपने ट्रेजर्स खोएंगे। अगर ये लोग यहाँ पे मर जाते हैं तो ये लोग पूरी तरीके से मर जाएंगे। उन चारों में से एक बंदा कहता है मैंने पहले इन लोगों को बोला था मुझे कुछ सही नहीं लग रहा कि 2 मिड स्टेज गॉड एम्परर्स को इस तरीके से परेशान करना। मैंने उन लोगों को बोला था इन दोनों से रिश्वत लेके इन लोगों को यहाँ से जाने देते हैं, लेकिन कुमो उस वक्त यही बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड था इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। अभी ये लू फेंग के ब्लड सी के अंदर ट्रैप होके बैठा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को गिन रहा है। थॉट अगर ये लोग चाहे उसके बाद भी वो कुमो को नहीं बचा सकते क्योंकि उनको यही नहीं पता कि कुमो है किधर। सडनली वापस से कुमो की आवाज आती है मेरी मदद करो, वो मुझे रिफाइन कर रहा है, जल्दी जल्दी मैं ज्यादा टाइम तक होल्ड ऑन नहीं कर पाऊंगा। मेरी बॉडी ऑलरेडी 20% से ज्यादा रिफाइन हो चुकी है, मैं चाहे जो कुछ भी करना पड़े प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। तुम मुझे यहाँ से निकाल देते हो मैं तुम सभी लोगों को 10 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स दूंगा, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। भाई कुमो की आवाज सुनने के बाद इन चारों की और ज्यादा फट जाती है क्योंकि लू फेंग ऑलरेडी इतना कम टाइम के अंदर कुमो को 20% के करीब ऑलरेडी रिफाइन कर चुका था। लोग काफी इसी तरीके से जानते थे कि जो नेचुरल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स होता है उनके पास उनका लाइफ कोर होता है जो कि उनकी एक वाइटल वीकनेस होती है। जो कल्टिवेटर्स होता है
उनकी कोई भी वीकनेस नहीं होती। उन्हें तुम्हें मारना है तो एक तो तुम्हें कम्प्लीटली उनके सोल को कम्प्लीटली इनहेलिट करना पड़ेगा या फिर उनकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से एंटायरली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये लोग जानते थे कि कुमो के मरते ही ये जो एंडलेस ब्लड सी है ये इन चारों में से किसी एक को वापस से पकड़ लेगी एंड फिर उसे ट्रैप करके उसे भी धीरे धीरे करके मारना शुरू कर देगी। वो जो आइस क्रीचर होता है वो तुरंत अपने बाकी के 3 साथियों को मैसेज भेजता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो वरना हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं बच पाएगा। भाई वो जो फिगर होता है जो कि एम्परर क्वीन के साथ फाइट कर रहा था तुरंत उस जगह से गायब हो जाता है। वो अपने बाकी के 3 कंपेनियंस को ज्वाइन कर लेता है। इसी के साथ ये चारों के चारों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लू फैंग का जो ब्लड सी था ये काफी वास्ट था, लेकिन जो लू फैंग का एक्सटर्नल वर्ल्ड सी था इतना पावरफुल नहीं था जितना उसका कोर रीजन था। इस वक्त ये सारे के सारे लू फैंग के ब्लड सी के अंदर थे। ये आराम से यहाँ से भाग सकते थे अगर चाहे तो, क्योंकि ये लू फैंग के कोर रीजन के अंदर नहीं है तो लू फैंग भी इनको भागने से रोक नहीं सकता। वो जो 4 फिगर होता है वो कुमो को मैसेज भेज देता है, कुमो हम तुम्हारे मास्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा। इसी के साथ वो चारों के चारों एक लाइट की बीम बन के यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। इसी के साथ ही लू फैंग के ब्लड सी वर्ल्ड को चीरते हुए यहाँ से बाहर निकल जाता है। इन लोगों को इस तरीके से भागते हुए जो लू फैंग होता है वो भी नहीं रोकता, क्योंकि लू फैंग काफी अच्छी तरीके से जानता था अगर ये जो बैटल है ये ज्यादा लंबे टाइम तक खींचा तो इवन लू फैंग उनको अगर एक एक करके मारना चाहे तो बाद भी लू फैंग को काफी ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। एंड अगर इन चारों में से कोई भी अगर एक बंदा भी पूरी तरीके से एस्केप की तरफ ध्यान देगा, यहाँ से भागने के ऊपर पूरी तरीके से फोकस रहेगा, लू फैंग चाहे भी इन लोगों को नहीं रोक सकता। होके जाने के बाद जो एंडलेस ब्लड सी होती है वो स्लोली कंडेंस होती है। लू फैंग अपने सॉलिड फिगर के अंदर आ जाता है। अगले सेकंड के अंदर एम्परर क्वीन भी लू फैंग की साइड में आ जाता है एंड वो कहता है वो लोग भाग गए। एम्परर क्वीन कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनमें से एक को हम मार देंगे एंड बाकी चारों को हम भगा देंगे। जो लू फैंग होता है वो इस वक्त कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। उससे में कहता है कि कमीने लोग ये कितने ज्यादा कमीने हो सकता है, ये फैक्शन के अंदर कोई लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं है, अपने साथी को इस तरीके से मरते हुए छोड़ के चलेगा यहाँ पे। जो एम्परर क्वीन होता है वो लू फैंग से कहता है बाय द वे जिस गॉड एम्परर को तुमने इम्प्रिजन करके रखा है तुम्हारे पास कोई तरीका है उसे मारने का। लू फैंग हंसते हुए कहता है इसका टेंशन आप मत लो, उसे मारने में मुझे बस 1 सेकंड लगेगा। सुन के जो एम्परर क्वीन होता है वो जोर से हंसने लग जाता है एंड कहता है बहुत आर्ट वो लोग हमें मारना चाहते थे, इंस्टेंट वो सभी लोग हमारे ट्रैप के अंदर फंस गए, उनमें से एक को हमने मार दिया एंड बाकी चारों को दुम दबा के भगा दिया। हंट के अंदर हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है, पूरे हंट के अंदर जितने स्पॉइल्स हमें नहीं मिले होंगे उससे ज्यादा स्पॉइल्स हमें इस एक गॉड एम्परर को मारने के बाद मिल जाएंगे, क्योंकि गाइस ये जो गॉड एम्परर है ये सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, इनकी एक ही रियल बॉडी होती है, इनकी एक ही रियल बॉडी के पास इनके सारे के सारे ट्रेजर्स, इनके सारे के सारे हुनियान क्रिस्टल्स होता है, कि इस बंदे की जितनी भी जिंदगी भर की वेल्थ है वो उसके इस बॉडी के पास ही होगी। वो कहता है इससे पहले कि वो अपने लिए यहाँ पे किसी तरीके की मदद लेके आ जाए जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसी के साथ ये लोग अपने ब्लैक फ्लाइंग शिप के अंदर यहाँ से निकलने लग जाता है। वही रास्ते से चलते चलते लू फैंग कुमो को भी रिफाइन कर रहा था धीरे धीरे करके। लू फैंग चाहता तो कुमो को एक ही सेकंड के अंदर मार सकता था, लेकिन लू फैंग कुमो को धीरे धीरे करके रिफाइन कर रहा था। लू फैंग के बॉडी के अंदर हम लोगों को एक प्रिज्म देखने के लिए मिल सकता था जो कि काफी सारे सीक्रेट ट्रेजर्स फॉर्मेशन से कवर अप था। इसी प्रिज्म के अंदर कुमो भी कैद था, उसके बॉडी के अंदर से जो उसकी वाइटिलिटी है वो धीरे धीरे करके लू फैंग खींच रहा था। कुमो की जो बॉडी थी वो काफी सारी काउंटलेस हाई टॉक्सिक रूल बेस्ड सब्सटेंस से बनी हुई थी। लू फैंग का एक अवतार जो कि लू फैंग के बॉडी के अंदर लैंड करता है वो इस वक्त केयरफुली कुमो को ऑब्जर्व कर रहा था। फैंग अपने स्टिमुलेटेड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू देखता है इस तरीके की जो कुमो की बॉडी है काउंटलेस हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस से बनी हुई है। अगर इसकी पूरी की पूरी बॉडी को शटर भी कर दिया जाए के बाद भी नेक्स्ट सेकंड के अंदर इसकी जो बॉडी है वो काउंटलेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कि एक तरीके से स्लज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि लू फैंग अपने सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके कारण इस बंदे की बॉडी के ऊपर कोई भी रियल डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन ये जो चीजें थी लू फैंग काफी तरीके से जानता था, इसलिए लू फैंग जब इस बंदे को अपने अंदर कैप्चर कर रहा था लू फैंग ने अपने ब्लड सी को इस तरीके से फॉर्म कर दिया था, छोटी सी छोटी जगह भी पूरी तरीके से सील्ड ऑफ थी, जिसके कारण इसके जो ब्लैक स्लज टॉक्सिन है इसे बाहर निकलने के लिए कोई भी जगह नहीं मिली। वो ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता था। उसके जो साथी है वो ऑलरेडी यहाँ से भाग चुका है, वो पहले अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुका था, जानता था कि पूरी के पूरी यूलान सिटी के अंदर बस एक ही बंदा है जो कि उसकी सही में परवाह करता है, वो उसका मास्टर है। ये अपने आसपास के फॉर्मेशंस को देखता है एंड वो समझ जाता है कि वो चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले वो इन फॉर्मेशंस को नहीं तोड़ सकता। साथ ही साथ इन फॉर्मेशन का जो कोरिसिव एंड इनहेलिटिंग नेचर है वो लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशंस के थ्रू ड्राइव किया जा रहा है। इससे पहले ये जो बंदा था ये कभी भी किसी से क्लोज कॉम्बैट के अंदर फाइट करने से नहीं डरता था। आज भी इसी बंदे ने सबसे पहले लू फैंग के करीब आके उसके ऊपर अटैक किया था। उसे लगा था कि वो लू फैंग की बॉडी को करोड कर देगा, लेकिन जो लू फैंग की फिजिकल स्ट्रेंथ है उसके सामने ये जो बंदा है ये घंटा भी कुछ नहीं कर पाया। वो मनी मन अपने आप से कहता है कि उसकी जो स्ट्रेंज पॉइजन बॉडी है उसकी मदद से वो आराम से मिड स्टेट गॉड एम्परर या फिर लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म से क्लोज कॉम्बैट के अंदर फाइट कर सकता है, आराम से उन्हें करोड करके उन्हें इंजर्ड कर सकता है। लेकिन इस फॉर्मेशन के अगेंस्ट ये जो स्ट्रेंज पॉइजन बॉडी वो पूरी तरीके से पावरलेस है। इस वक्त कुमो की जो नीचे वाली बॉडी थी वो कीचड़ वाले फॉर्म के अंदर थी एंड धीरे धीरे करके लू फैंग के द्वारा रिफाइन की जा रही थी। जो उसकी ऊपर वाली बॉडी थी वो अभी भी सॉलिडिफाइड वर्जन के अंदर थी। इस वक्त को काफी ज्यादा डिस्पायरमेंट के साथ लू फैंग की तरफ देख रहा था। वही जो लू फैंग था वो इस वक्त अपनी स्टिमुलेटेड आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू कुमो की करंट सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था। कुमो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है तुम्हारी क्या कंडीशंस है जिसके थ्रू तुम मुझे छोड़ सकते हो। फैंग उस बंदे की तरफ देखता है एंड कहता है क्या तुम्हारे अंदर जीने की सही में इतनी ज्यादा चाहत है
वहाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। लूफेंग कहता है अगर तुम पहले ही जीना चाहते थे तो तुमने इतना ज्यादा रूथलेसली क्यों बिहेव किया। इवन हम तुम्हें हुनियान क्रिस्टल देने के लिए भी तैयार हो चुके थे, उसके बाद भी तुमने हमारे ऊपर अटैक किया। इस मोमेंट पे तुम्हारे दिमाग के अंदर ये थॉट आया, उस वक्त तुम्हें रियलाइज हो जाना चाहिए था मेरे हाथ में लगने के बाद तुम्हें कोई भी सेकंड चांस नहीं मिलेगा। ये सुनते ही कुमो के फेस के ऊपर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसके दिमाग के अंदर उसका सारा का सारा फ्लैशबैक चलने लग जाता है, यानी कि अभी तक उसके जितने भी खुशी एंड दुख के पल थे वो सारे के सारे उसके दिमाग में आने लग जाते हैं। उसे फील हो रहा था कि उसका अंतिम समय काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। याद आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर कितने पाप किया है, कितने सारे लोगों को मारा है। फाइनली अभी उसकी बारी भी आ गई। इसी के साथ कुमो ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। उसको फ्लैशबैक आने लग जाता है अपने पूरी की पूरी लाइफ का। याद आ रहा था कि किस तरीके से उसने 300 से भी ज्यादा वर्ल्ड्स के अंदर ट्रैवल किया, लगभग 19 वर्ल्ड्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन अपने आंखों से विटनेस किया। एंड वो जो 19 वर्ल्ड्स के अंदर जो उसने डिस्ट्रक्शन देखा उसके अंदर से 3 का जिम्मेदार तो यही था। बाद में जैसे तैसे करके उसने गॉड किंग लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू किया एंड ग्रेट डाउ ऑफ डेथ रिवोल्यूशन को पूरी तरीके से मास्टर किया। उसकी एक ब्रांच को पूरी तरीके से मास्टर करने के बाद ग्रेट डाउ ऑफ पॉइजन को भी मास्टर कर लिया। उसके बाद वो यूलान सिटी के अंदर आया। उसने यहाँ पे स्ट्रेन शॉप इनहेरिटेंस को देखा कि उसके पाथ के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहा था। जो स्ट्रेन शॉप वाले थे इसके पाथ से इसको वो सारी चीजें मिल रही थी जो भी इसके कल्टीवेशन के अंदर इसके काम आती है। धीरे धीरे करके स्ट्रेन शॉप के लिए काम करते करते उसके अंदर से सारी की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। लोगों को लूटना, लोगों को मारना ये काफी था नॉर्मल सा हो चुका था इस बंदे के लिए। इवन थॉट इसने काफी सारे एंटायर सोर्स वर्ल्ड्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। इस वक्त तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कुमो की बॉडी होती है पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी। उसकी बॉडी का बस छोटा सा हिस्सा बचा था। टाइम के अंदर वो मरने वाला था। अपने इस जिंदगी के आखिरी पलों के अंदर तुरंत अपने क्लोज वंस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। 9 रिवर सीक्रेट रियल्म के अंदर फिर पावरफुल रिस्ट्रिक्शंस है। इसके अलावा ये लूफेंग के बॉडी के अंदर भी है। यहाँ पे काफी सारे पावरफुल फॉर्मेशंस बने हुए हैं। तब सोचने के बाद उसके दिमाग के अंदर एक लास्ट पर्सन आता है जो कि और कोई नहीं उसके मास्टर ही थे। कि मास्टर का टैलेंट कुमो से काफी ज्यादा था। आज कुमो कुछ भी है तो वो बस उसके मास्टर के कारण है। वो मन ही मन कहता है मास्टर प्लीज प्लीज मेरा बदला मत लेना, किसी के भी हाथों नहीं मारा गया, ग्रेट डाउ ऑफ डेथ रिवोल्यूशन के कारण मारा गया। कुल मिला के ये बंदा कहना चाहता था कि इस बंदे को अपने कर्मों का फल मिल रहा है। इसके साथ इसकी बॉडी का जो लास्ट रिमेनेंट होता है वो भी लूफेंग के द्वारा रिफाइन कर लिया जाता है। इसी के साथ कुमो का पूरी तरीके से डी एंड हो जाता है। कुमो के मरने के बाद उसके सीक्रेट ट्रेजर्स बाकी जितनी भी चीजें थी सारी की सारी लूफेंग के सामने आ जाती है। जो लूफेंग था क्योंकि लूफेंग ने इस बंदे को काफी ज्यादा धीरे धीरे रिफाइन किया था। लूफेंग ने इस पूरी के पूरे कंप्लीट रिफाइनिंग प्रोसेस को काफी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया था। समझ आ गया था हर एक मिड स्टेट डाउ कॉम्प्रेहेंडर गॉड एम्परर जो जर्नी है वो काफी ज्यादा लेजेंडरी होती है। रातों रात इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचता। इस लेवल के ऊपर आने के लिए उन्हें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। वही इसको मारने के बाद जो लूफेंग होता है वो मन ही मन कहता है मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन अगर कोई मुझे मारना चाहेगा डेफिनेटली मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। तुम पहले गॉड एम्परर हो जिसे मैंने यहाँ पे मारा है। लूफेंग अपने हाथों को वेव कर लेता है एंड कुमो के जितने भी रिमेनिंग सीक्रेट ट्रेजर होता है वो लूफेंग के स्पेस ट्रेजर के अंदर चले जाते हैं। लूफेंग के इन ट्रेजर्स के अंदर उसके स्टोरेज ट्रेजर यानी कि इल्यूजन रियल्म लैबिरिंथ, ये जो नाम है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है बोलना इसलिए मैं स्पेस स्टोरिंग ये बोलूंगा। भाई उसके स्पेस स्टोरिंग के अंदर काफी सारे व्यूरियस स्ट्रेंज पॉइजन्स एंड आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। साथ ही साथ काफी सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म मटेरियल्स। ज्यादातर जो हुनियान लाइफ फॉर्म्स थे वो सारे के सारे पॉइजन रिलेटेड थे। एंड इसके अलावा इसके बॉडी के अंदर और भी काफी सारे स्पॉइल्स थे। ज्यादातर जो थे वो इसकी कल्टिवेशन बॉडी से रिलेटेड थे यानी कि पॉइजन टाइप के। इसके बॉडी से बस कुछ ही आइटम्स थे जो कि लूफेंग के काम के थे। इन आइटम्स को देख के लूफेंग को समझ आता है कि इस बंदे ने काफी सारे कल्टिवेटर्स को मारा होगा। कि इस वक्त इसके बॉडी के अंदर जितने भी कल्टिवेशन रिसोर्सेज लूफेंग को मिले थे काफी ज्यादा महंगे थे। लूफेंग जानता था किसी भी ऑर्डिनरी मिड स्टेज गॉड एम्परर के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हो सकते। डेफिनेटली इसने लोगों को मारा होगा, उन्हें लूटा होगा, जाके इसके पास इतने सारे पैसे आए होंगे अपने लिए कल्टिवेशन रिसोर्सेज खरीदने के लिए। के बाद लूफेंग एक मोटा मोटा अंदाजा लगाता है सारे के सारे जो मटेरियल्स है इनका प्राइस मोटा मोटा 80 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास होगा यानी कि 8 करोड़ हुनियान क्रिस्टल्स। 8 करोड़ हुनियान क्रिस्टल्स भी लूफेंग के लिए बहुत ज्यादा थे। लूफेंग इस वक्त काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफेंग की रिटर्न ट्रिप होती है काफी ज्यादा स्मूथ जाती है यानी कि रास्ते में और लूफेंग को कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। लूफेंग की जो ब्लैक फ्लाइंग बोट होती है सक्सेसफुली यूलान सिटी के अंदर अराइव हो जाती है। जो एम्परर क्वीन होता है वो लूफेंग से कहता है कि लूफेंग तुमने कुमो को मारा है, ये जो न्यूज है ये काफी ज्यादा तेजी से फैल चुकी है। हमारी जो रेपुटेशन है वो भी यूलान सिटी के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है पहले के कंपैरिजन के अंदर। जो लूफेंग था वो काफी ज्यादा लो की रहता था। तो जो आउटसाइडर से उनको ऐसा लगता था कि जो लूफेंग है वो बस एक अर्ली स्टेज का गॉड एम्परर है। लेकिन अभी लूफेंग ने 4 मिड स्टेज के गॉड एम्परर्स को अकेले फेस किया। इवन उनमें से एक को मार दिया एंड बाकी के 3 को भगा दिया। के थ्रू लूफेंग का काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन बेस नजर आता है। इवन मिड स्टेज डाउ कॉम्प्रेहेंडर्स के अंदर भी लूफेंग काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल के ऊपर है। ये टॉप के फाइटर्स के अंदर से एक है। इस वक्त लूफेंग ने जो पावर शो की थी इनफ थी काफी सारे बड़े बड़े मेजर फ्रैक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। पूरी की पूरी यूलान सिटी के अंदर जो लूफेंग की स्ट्रेंथ है आराम से
टॉप 2000 लोगों के अंदर देखी जा सकती है। ब्रुकविन हंसते हुए कहता है ज्यादा हाई रेपुटेशन के साथ इवन तो तुम उड़ते तीर नहीं लेते, उसके बाद भी जो उड़ते तीर है वो आके तुम्हारे पिछवाड़े में लगेंगे। ये चीज सुनकर जो लू फेंग होता है वो स्माइल कर देता है। ब्रुकविन कहता है बाय द वे अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस जो कुमो है उसका बस एक ही क्लोज रिलेटिव था, वो था उसका दोस्त, उसका मास्टर यू यांग। उसका जो मास्टर है वो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, उसके साथ डील करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। लू फेंग कहता है 9 रिवर सीक्रेट रियल्म के अंदर मेरा यहाँ पे बस एक अवतार है, डरने की क्या बात है। वैसे भी लू फेंग के जो मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर है जैसे कि उसका आई ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसका स्टार टावर, सारी की सारी चीजें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर है। यू यांग एंड लू फेंग के बीच में अगर कोई फाइट होती भी है तो चिंता यू यांग को होना चाहिए ना कि लू फेंग को, क्योंकि लू फेंग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यू यांग हारा वो अपना सब कुछ खो देगा। जो लू फेंग होता है वो हुनियान पैलेस की तरफ आगे बढ़ जाता है। एंड आपको पता है कि ये लोग हुनियान पैलेस के अंदर क्यों जाते हैं, अपने वॉर के स्पॉइल्स को बेचने के लिए। सीन शिफ्ट हम लोग को हुनियान पैलेस देखने के लिए मिलता है स्टॉल नंबर 3। वहाँ पे हम लोग को एक बुड्ढा देखने के लिए मिल सकता था जिसका नाम था बुजू। जैसे एक स्टोरेज बैग को देखता है जिसके अंदर काफी सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स थे। इसके अंदर से एक काफी ज्यादा मैसिव था, एक क्रिम्सन कलर का था, दिखने में काफी ज्यादा मैसिव एंड काफी ज्यादा बड़ा था। इसको देखते ही वो समझ जाता है कि एक मिड स्टेज का गॉड एम्पर लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म है। लू फेंग एंड एम्पर क्वीन की तरफ देखते हुए कहता है सिटी के अंदर मिड स्टेज गॉड एम्पर के लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म को मारना ये लिटरली काफी ज्यादा बड़ी बात है किसी टीम के लिए भी, किसी भी हंटिंग टीम की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तुम्हारी टीम के अंदर तुम दोनों ही हो। एम्पर क्वीन इस बंदे की तरफ देखते हैं कहता है हाँ ठीक है जल्दी जल्दी से अपना प्राइस भाग। बुड्ढा कहता है इस फ्लेम बीस्ट कॉप्स के लिए जो मेरा हाईएस्ट ऑफर है वो है 12.5 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स। 10 बैटल मेरिट्स के साथ इसका जो प्राइस होगा वो 13.5 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास होगा। एम्पर क्वीन की तरफ देखता है ज्यादा हाईएस्ट प्राइस थी जो कि अभी तक उन्हें रिसीव हुई थी। वो 2 और शॉप्स के ऊपर गए थे, वहाँ पे उन्हें बस 12 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स मिल रहे थे। क्वीन स्माइल करते हुए कहता है ये जो कॉप्स है ये तुम्हारे हुए। जिसे सुन के भूयू काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भूयू को कैसे भी करके ये फ्लेम बीस्ट के कॉप चाहिए थे। फ्लेम बीस्ट के अंदर जो कोर टेंडन होते हैं उसकी काफी ज्यादा जरूरत थी इसके फैक्शन को। काफी ज्यादा लंबे टाइम से इसका जो फैक्शन था वो इन सब चीजों को ढूंढ रहा था एंड काफी ज्यादा लंबे टाइम से सारे फ्लेम बीस्ट के टेंडेंस को खरीद रहा था। फ्लेम बीस्ट के बाकी के बॉडी पार्ट्स को आराम से रिफाइन किया जा सकता है वेपन बनाने के लिए एल्केमी में या फिर पपेट क्राफ्टिंग के अंदर। डॉट ये बस एक मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल का लो लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म था, लेकिन ये इससे ज्यादा आगे जा सकता था जिसे अपना पोटेंशियल दिखाने में सही टाइम नहीं मिला। के बाद जो लू फेंग एंड एम्पर क्वीन होता है वो कुछ और फैमिलियर शॉप के ऊपर जाता है एंड वहाँ पे जाके जितनी भी आइटम्स उनके पास होती है वो सारी की सारी बेच देता है। कुल मिला के जो उनकी टोटल अर्निंग हुई थी एक मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल का और 7 अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स को बेच के होती 19.5 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स। बाद जैसे ये लोग अपनी अर्निंग को स्प्लिट करता है इन लोगों के बीच में 30-70% का स्प्लिटिंग होने वाला था। उसके हिसाब से एम्पर क्वीन को 5.85 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स मिलता है, वही जो लू फेंग होता है उसे 13.65 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स मिलता है। फेंग ने पहले 300,000 हुनियान क्रिस्टल्स एम्पर क्वीन से उधार लिया था कि वो एरे ड्रैगन को खरीद सके। तुरंत ही जो 300,000 हुनियान क्रिस्टल्स होता है वो एम्पर क्वीन को रिपे कर देता है। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फेंग को एडवाइस करते हुए कहता है तुम कुमो की लूट को बेचने जाओगे तो ज्यादा जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना टाइम लेना चाहिए क्योंकि जो लूट है वो काफी ज्यादा प्रीशियस हो सकती है। हमें सही जगह के ऊपर उसका सही दाम ढूंढना पड़ेगा। तुम सही पर्सन के पास जाते हो तुम्हें काफी ज्यादा सही दाम मिलेगा। इसके अलावा लू फेंग को कुमो के मास्टर एंड साथ ही साथ स्ट्रेंज शॉप से भी बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो यहाँ से चले जाता है। जो लू फेंग होता है उसके बाद जो बची कुछ लूट होती है वो उसके साथ डील करने के लिए निकल पड़ता है। प्लान सिटी के अंदर कुल मिला के 3 मेजर फैक्शंस है जो कि चोरी चकारी एंड इन सब चीजों के लिए जानी जाती है, जिसके अंदर से इंसेक्ट नेस्ट, 10,000 शैडो बिल्डिंग एंड स्ट्रेंज शॉप है। इन तीनों के साथ लू फेंग का इनकाउंटर हो चुका है, लेकिन दुश्मनी सबसे पहले लू फेंग की स्ट्रेंज शॉप के साथ हुई। ये पूरे यूलान सिटी के अंदर कुल मिला के 723 लेट स्टेज के डाउ कॉम्प्रेहेंटर्स है। बात भी जो 3 फैक्शन है खुले आम चोरी चकारी करती है, इन्हें अपने एनिमी को ऑफेंड करने का कोई भी डर नहीं आता। इसका मतलब इनके पास काफी ज्यादा पावरफुल बैकिंग है। वही हमें स्ट्रेंज शॉप के वो बाकी के 4 लोग देखने के लिए मिलता है। लू फेंग के आने से पहले ये लोग जुलान सिटी के अंदर पहुंच चुके थे। लोग अपने डेप्यूटी मास्टर को नोटिस देते हुए कहते हैं डेप्यूटी मास्टर कुमो जो कि ब्लैक लाइट स्क्वाड से था वो मारा गया। स्ट्रेंज शॉप है उसके अंदर कुल मिला के 8 डेप्यूटी मास्टर्स है। एक डेप्यूटी मास्टर के पास लेट स्टेज डाउ कॉम्प्रेहेंडर गॉड एम्पर लेवल जितनी स्ट्रेंथ है उनमें से इवन 2 जो है वो एल्डर ऑफ यूलान सिटी भी है। कहा जाए तो ये जो 8 डेप्यूटी मास्टर्स है यही पूरी तरीके से स्ट्रेंज शॉप को मैनेज करता है। ये अगर देखा जाए तो स्ट्रेंज शॉप के अंदर कुल मिला के 8 डेप्यूटी मास्टर है और वो सारे लेट स्टेज के गॉड एम्पर्स है। अगर लू फेंग लेट स्टेज का गॉड एम्पर बन जाता है तो वो पूरी की पूरी स्ट्रेंज शॉप को अकेला वाइप आउट कर सकता है। जब वो अभी पूरी तरीके से मिड स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर ही नहीं आया और अभी भी वो 4 लोगों से एक साथ फाइट कर पा रहा है, जब वो एक लेट स्टेज का डाउ कॉम्प्रेहेंडर बन जाएगा तो वो तब तो इवन हाफ हुनियान बीइंग लेवल के वॉरियर के साथ भी फाइट कर सकता है। जो स्ट्रेंज शॉप है ये किस खेत की मूली है। रही बात स्ट्रेंज शॉप के हॉल मास्टर की, उनका जो हॉल मास्टर है उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लोगों को ऑलरेडी वो 3 पैलेस मास्टर पता होंगे कि पूरी की पूरी यूलान सिटी को गवर्न करता है। जो स्ट्रेंज शॉप का हॉल मास्टर है उसकी जो स्ट्रेंथ है
वो भी उन 3 पैलेस मास्टर के आसपास ही है। स्ट्रेंज शॉप का पैलेस मास्टर है, उसने कभी भी अपने आप को शो ऑफ नहीं किया, यानी कि वो ज्यादा दिखता ही नहीं है, ज्यादातर अपने उस अवतार के ऊपर फोकस रहता है जो कि डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर है। एंड जो डार्क सीक्रेट रिलम है वहाँ पे जो डेंजर्स है वो 9 वर्ल्ड सीक्रेट रिलम से भी काफी ज्यादा है। जो हमारे 2 कंट्रीज के एंसेस्टर है वो भी डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर ही है। ये बात स्ट्रेंज शॉप की, तो इसको बस उस बंदे ने इसलिए स्टेबलाइज किया था ताकि उसे छोटा मोटा बेनिफिट्स मिलते रहे। भाई इस वक्त जो डिप्टी मास्टर होता है उसको पता चलता है कि कुमो मर चुका है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग को ज्यादा चेंजमेंट देखने के लिए नहीं मिल सकता था। इस बंदे को घंटा भी कोई परवाह नहीं है। डिप्टी मास्टर था, इसका नाम था एल्डर तीना, और जो टियाना था दिखने में काफी सुंदर था। बंदा कहता है इसके पास कुल मिला के बस 20 स्क्वाड्स है और उन 20 स्क्वाड्स के अंदर से एक बंदा मर गया ब्लैक लाइट स्क्वाड का। उसकी जगह फुलफिल करने के लिए उसे किसी और को उसकी जगह पे रखना पड़ेगा, जो कि सही में काफी मुश्किल का काम है। और इसे दारू पीते हुए कहता है कि आखिर ये उल्लू का पट्टा कैसे मारा गया। इसके साथ एक गोल्डन आर्मर वाला पर्सन डिप्टी मास्टर को सारी की सारी रिपोर्ट देता है। जब उस रिपोर्ट के अंदर लू फेंग का नाम पड़ता है तो कहता है ये तो अभी अभी यूलान सिटी के अंदर आया था, यहाँ पे आए हुए 700 सेंचुरीज भी नहीं हुई। बट इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है एंड इसकी जो टेक्निक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो बंदा होता है ये लू फेंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मैं आपको एक राज की बात बता दूं, ये जो बंदा है ये भी एक काफी पावरफुल फिगर है एंड ये भी सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। ये बस यूलान सिटी का एक एल्डर एंड डिप्टी मास्टर है स्ट्रेंज शॉप का। ये सारी की सारी पोजीशंस को ये बस इसलिए संभालता है क्योंकि इनके थ्रू उसे काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। बंदे का भी जो ट्रू फोकस है वो डार्क सीक्रेट रिलम ही है। ये जो बंदा है ये काफी लंबे टाइम से यूलान सिटी के अंदर है। इन काउंटलेस ईयर्स के अंदर इस बंदे के पास काफी सारी इमेंस वेल्थ है। इवन यूलान सिटी जैसी जगह के ऊपर भी इसके पास कंप्लीट सेट ऑफ पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स है। तो नेचुरली लू फेंग को इतना सीरियसली नहीं लेता। कहता है उसने मेरे सबऑर्डिनेट को मारा, डेफिनेटली मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। उसके बाद एल्डर टियाना कहता है जाओ एंड लू फेंग को ढूंढो एंड उसे कहो अगर वो मुझे 50 मिलियन हुनियान क्रिस्टल कंपनसेट करता है मैं इस मैटर को खत्म कर दूंगा। अगर वो मना कर देता है तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वापस से लौट जाना। ये चीज सुनते ही वो जो गोल्डन आर्मर वाला फिगर होता है वो आके अंदर मुंडी हिला देता है, फिर रिस्पेक्टफुली यहाँ से चला जाता है वो करते हुए। इसके बाद ये जो बंदा होता है एल्डर टियाना ये दारू पीना कंटिन्यू रखता है, घंटा भी किसी की परवाह नहीं थी। इसका सबऑर्डिनेट मर गया, आखिर वो था ही कौन, एक मिड स्टेज गॉड एम्परर। उसकी जगह कोई और ले लेगा कल को, तो उसके जगह पे अगर उसे 50 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स अगर कंपनसेशन के तौर पे मिलता है इसके अंदर भी उसी का फायदा था। तभी इस बंदे के फेस के ऊपर एक डेविल स्माइल आ जाती है एंड कहता है यूलान सिटी के अंदर काफी लंबे टाइम से कोई भी कांड नहीं हुआ। लू फेंग अगर तुमने मुझे रिफ्यूज किया तो चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। किसी को यूलान सिटी के अंदर लंबे टाइम तक प्रॉफिट के अंदर रहना है वो बस रेपुटेशन के दम के ऊपर नहीं रह सकता, डिटरेंस भी रखना पड़ेगा। जो डिटरेंस है वो स्लॉटर के थ्रू आती है। शिफ्ट होता है हम लोग को एक पैलेस देखने के लिए मिलता है। ये एक तरीके का कल्टीवेशन रेसिडेंस था जो यूलान सिटी के कोर रीजन के अंदर आता था, ताकि जो एनर्जी सप्लाई थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। इस लेवल की थी कि इवन इसने एम्परर क्वीन के डोमेन के एनर्जी सप्लाई को भी सरपास कर चुका था। ये जो रेसिडेंसी थी ये और किसी की नहीं, ये युआंग की थी कि कुमो का मास्टर था। उसे ये रिपोर्ट मिलती है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। युआंग था वो एक हुनियान ब्लड लाइन कल्टिवेटर था। तो इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी हुनियान ब्लड लाइन के थ्रू सेमी हुनियान लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है। पूरी तरीके से नहीं पहुंची, हल्की सी बची हुई है। एक ट्रू सेमी हुनियान लेवल का जो ब्लड कल्टिवेटर होता है उसको सेम स्टेटस मिलता है जितना एक लेट स्टेट डाउ कॉम्प्रेंडर को मिलता है। युआंग अगर अपने करंट पावर के साथ डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो शायद से लोएस्ट थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हुए एंटर कर सकता है। लेकिन अभी इस वक्त इसका कोई भी इंटेंशन नहीं था वहाँ पे जाने का। तो वहाँ पे जाने के बाद भी सबसे ज्यादा बॉटम के अंदर होगा। 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर तब तक रहना चाहता था तक ये पूरी तरीके से सेमी हुनियान लेवल के ऊपर नहीं पहुंच जाता। टाइम पहले तक युआंग को काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वो मनी मन कहता है वो मैंने तुम्हें बहुत पहले कह दिया था 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर हमारी जो जिंदगी है काफी आसानी एंड शांति के साथ बीत रही थी। कोई भी जरूरत नहीं थी किसी स्ट्रेंज शॉप को ज्वाइन करने की। काफी लंबे टाइम से तुम्हारे साथ था, हमारे साथ हमारे और भी कंपेनियंस थे। एट द एंड हम दोनों ही जिंदा बचे। 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर आए। सोर्स वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स होते हैं उनके लिए गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंचना काफी मुश्किल काम होता है कि जर्नी काफी मुश्किल होती है। कहता है एक बार मैं सीनियर जिनसे पहले मिला था, उन्होंने मुझसे कहा था कि एज लॉन्ग एज स्केज के अंदर से ब्रेक थ्रू कर पाऊं हमारे सारे के सारे फॉलन कंपेनियन कि वो सारे के सारे लोग जो कि ऑलरेडी मारे जा चुके हैं उन्हें रिवाइव कर सकता है। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो बस एक ही थी, ऐसे करके इस केज से एस्केप करना, ना कि रेकलेसली बाकी कल्टीवेटर्स के साथ जिंदगी और मौत की फाइट करना। अपने डिसाइपल को काफी ज्यादा क्लोजली जानता था कि जो कुमो है जिंदगी पूरी तरीके से लोगों को मार के बीती है। जब वो गॉड एम्पर बन गया उसके बाद भी उसने अपने इस पाथ से अपना कदम पीछे नहीं हटाया। एक टाइम के बाद वो लोगों को मारने से काफी ज्यादा अडेप्ट हो गया, उसकी आदत बन गई। उसके लिए सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वे था रिसोर्सेज को अर्न करना। पास्ट की बात की जाए तो वो लोग ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते थे जहाँ पे उन्हें मजबूरी में लोगों को मारना पड़ता था, उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती थी। लेकिन अभी वो 9 रिलम सीक्रेट रिलम के अंदर रह रहे थे, अभी उन्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा था किसी को मारने के लिए। वो आराम से धीरे धीरे करके अपना कल्टीवेशन कर सकते थे। युआंग ने अपने लिए वो पाथ चुना। उसके बाद जो युआंग होता है वो लू फेंग का नाम पड़ता है एंड वो कहता है डैड युआंग, लू फेंग तुम्हारी आखिरी डेस्टिनी बनी। युआंग काफी ज्यादा शांत हो चुका था एंड लू फेंग के लिए उसके मन के अंदर कोई भी नफरत नहीं थी, क्योंकि जो कुमो था उसी ने सबसे पहले लू फेंग के ऊपर अटैक किया, उसे प्लंडर करने की कोशिश की। एट द एंड वो खुद मारा गया। वो किसी और को इस चीज के लिए कैसे ब्लेम कर सकता है। पाथ ऑफ स्लॉटर के ऊपर जो युआंग था उसने
ऑलरेडी अपने काफी सारे कंपेनियंस की मौत को फेस किया था। अगर किसी दिन ये खुद भी मर जाता है तो उसे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। टैन, जुयांग एंड कुमो ये लोग काफी ज्यादा लकी थे कि इन्होंने जैसे तैसे करके अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर। ये लोग 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर आए। कहता है मैं तुम्हारा बदला नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ कि मरने से पहले तुम भी मेरे से यही चाहते होंगे। जुयांग एंड कुमो ये लोग एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से पहचानते थे, एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझते थे, इसलिए जुयांग काफी अच्छे तरीके से जानता था कुमो के मरते हुए क्या थॉट्स होंगे। गाइस सही में कुमो भी यही चाहता था। मन के अंदर लू फेंग के लिए कोई भी हेटरेड नहीं थी, कि कोई भी नफरत या फिर कोई भी रिवेंज लेने वाला ऐसा कुछ था नहीं। जानता था कि उसी ने लू फेंग को मारने की कोशिश की। एट द एंड वो खुद अपने डेस्टिनी तक पहुंच गया। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को युलान सिटी के अंदर लू फेंग देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी सारे अलग अलग शॉप्स के अंदर घूम रहा था कि वो अपने वॉर के स्पॉइल्स को सबसे ज्यादा बेस्ट दाम के अंदर बेच सके। तो जो लू फेंग था उसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्राइस नहीं चाहिए थी। हाईएस्ट प्राइस के अगर आसपास भी उसे कोई प्राइस मिल जाती है तो वो बेच देगा। हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है जो कि एक शॉप के बाहर आता है। बाहर आते ही वो देखता है ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था एंड काफी ज्यादा तेज से हवा चल रही थी। भाई उसके सामने लू फेंग को एक गोल्डन आर्मर वाला फिगर देखने के लिए मिलता है। तो लू फेंग को काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट के साथ देख रहा था। फेंग इस बंदे को देखते ही पहचान जाता है कि ये बंदा स्ट्रेंज शॉप से है और इसका नाम क्यू इको है। लू फेंग को इस बंदे के बारे में इसलिए पता था क्योंकि लू फेंग ने बहुत पहले इंटेलिजेंस रिकॉर्ड खरीद लिया था। कारण पूरे के पूरे युलान सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं सभी लोगों की लू फेंग बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता है। वो ये चीज भी काफी तरीके से जानता था कि जो क्यू का है वो एक मिड स्टेज का डाउ कॉम्प्रेंडर गॉड एम्पर लेवल का वॉरियर है, स्ट्रेंज शॉप का एक मेंबर है। फेंग उसकी तरफ देखता है कहता है क्या तुम यहाँ पे कुमो के लिए आए हो? कुमो को लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है लू फेंग कुमो था वो हमारे डिप्टी मास्टर के अंडर आता है। हमारे डिप्टी मास्टर का नाम एल्डर टियानी है। हमने कुमो को मार दिया, इसके कारण जो डिप्टी मास्टर है वो काफी ज्यादा गुस्से में है। वो जानता है कि क्योंकि कुमो ने तुम्हारे ऊपर सबसे पहले अटैक किया था इसलिए वो तुम्हें एक चांस देना चाहता है। इस उनके लू फेंग थोड़ा सा शॉक होता है और वो सोचता है कि किस तरीके का चांस देने की बात कर रहा है। वो बंदा कहता है 50 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स, तुम इतना प्राइस हमें पे करते हो तो स्ट्रेंज शॉप इस मैटर को यहीं पे ड्रॉप कर देगा। सुनते ही लू फेंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लग जाता है एंड फिर गुस्से में कहता है स्ट्रेंज शॉप वो सबसे पहले लोगों को लूटने की कोशिश करता है। जब वो खुद पहले जाता है तो वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो उन्हें कंपनसेशन देंगे। अरे वाह तुम्हारे डिप्टी मास्टर के रूल्स तो अलग ही लेवल के है। अरे जो डिप्टी मास्टर है वो क्या सड़े हुए जुराबों का नशा करते हैं क्या? भाई सामने वाला बंदा काफी ज्यादा शांत था। वो कहता है तुम्हें अगर फाइट करनी है तो तुम फाइट कर सकते हो, लेकिन फाइट के बाद भी तुम्हें कंपनसेट करना ही पड़ेगा। तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, 3 दिनों के अंदर अंदर तुम डिप्टी मास्टर टियानी को 50 मिलियन यूनियन क्रिस्टल पे कर सकते हो। बिकॉज तुम मना भी कर सकते हो, उसके बाद तुम अपने कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। मैं काफी इसी तरीके से जानता हूँ कि तुम इन कॉन्सिक्वेंसेस को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहोगे। चीज कहते ही वो जो गोल्डन आर्मर फिगर होता है वो पीछे मुड़ता है, यहाँ से जाने लग जाता है। लू फेंग कहता है 3 दिन और अपने डिप्टी मास्टर को कह दो जो उखाड़ सके उखाड़ लो, मैं एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाला। सुनते ही वो जो गोल्डन आर्मर फिगर होता है वो पीछे मुड़ता है एंड लू फेंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है एंड कहता है हमारे डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहती वो यहाँ से गायब हो जाता है। वो जो बंदा है जो यहाँ से जा रहा था यानी कि क्यू को लू फेंग को पहले अपने मन के अंदर मरा हुआ समझ लिया था। उस वक्त लू फेंग थोड़ा सा गुस्से में था, उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। इन लोगों ने पहले तो उसके ऊपर अटैक किया सिटी के बाहर, वो लोग फेल हो गए तो वो चाहता है मैं यानी कि विक्टिम कंपनसेट करे। ये सही में पागल हो चुके हैं। रही बात एल्डर टियानी की, मैं भी देखना चाहूंगा कि ये बंदा मेरा क्या उखाड़ सकता है। उसके बाद लू फेंग का मूड एकदम से शांत हो जाता है, उसके फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है। वो एक के बाद एक दुकानों के अंदर जाना शुरू कर देता है, यानी कि अभी भी वो अपना पुराने वॉर के स्पॉइल्स को ही बेच रहा था। लू फेंग इस वक्त इतना ज्यादा केयर फ्री हो चुका था कि कुछ हुआ ही नहीं था। वही सीन शिफ्ट होता है हम लोग को एम्पर क्वीन का केव रेसिडेंस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे लू फेंग का एक अवतार था कि तुरंत अपने सारे के सारे कंपेनियंस को गैदर करता है कि यहाँ पे एम्पर फू, एम्पर मिंग एंड एम्पर क्वीन ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे। मिंग काफी लंबे टाइम से सक्लूजन के अंदर थे। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या हो गया, तुमने इतना ज्यादा अर्जेंट के अंदर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? तो बंदा था ये ऑलरेडी हंटिंग वंटिंग के अंदर से अपना नशा खत्म कर चुका था। पहले एक बार जब ये हंटिंग पे गया था तो ऑलरेडी इसके लग गए थे गंदी तरीके से। अभी ये शांति से सक्लूजन कर रहा था, अपनी पावर्स को बढ़ा रहा था। इस टाइम के अंदर सारे के सारे आउटसाइड वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट खत्म कर दिए थे। इन एम्पर क्वीन एंड लू फेंग तो के कॉन्टेक्ट के अंदर अभी भी ये बंदा था। जो एम्पर फू होता है वो भी लू फेंग से पूछता है कि आखिर क्या हो गया है, से उन्होंने अर्जेंटली इन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एम्पर फू की जो बॉडी है 9 रिंग बाउंड्री टावर के अंदर है, ये बंदा जॉब करता है। केव रेसिडेंस के अंदर भी इस बंदे का एक अवतार है। जो एम्पर क्वीन थे वो ऑलरेडी गेस कर चुके थे। यहाँ पे लू फेंग ने इन सब लोगों को किस काम से बुलाया। वो कहता है क्या तुमने यहाँ पे स्ट्रेंज शॉप के कारण हमें बुलाया? फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। फेंग इन लोगों को बताता है कि अभी अभी जो एल्डर टियानी है जो कि डिप्टी मास्टर है स्ट्रेंज शॉप के, उन्होंने किसी को लू फेंग के पास भेजा था क्योंकि लू फेंग से 50 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स की डिमांड कर रहा था। अगर लू फेंग 50 मिलियन यूनियन क्रिस्टल उनको देता है तो वो इस मैटर को खत्म कर देंगे। मन सी बात है जैसे कि ये लोग लू फेंग के नेचर को जानता है, लू फेंग ने उन लोगों को पहली बारी के अंदर बना कर दिया। जैसे एम्पर मिंग एंड एम्पर फू को पता चलता है कि लू फेंग के ऊपर अटैक हुआ था सिटी के बाहर, चीज रियलाइज करते ही वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसलिए इन दोनों को कुछ भी नहीं पता था लू फेंग एंड एम्पर क्वीन के करंट सिचुएशन के बारे में। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि वो कितने ज्यादा बड़ी मुसीबत
मुसीबत के अंदर है। साथ ही साथ लू फेंग एंड एम्परर क्विंग को भी कितना ज्यादा सीरियस ट्रबल सहने पड़े हैं। एम्परर क्विंग पूरी की पूरी स्टोरी शॉर्ट के अंदर समझाता है। इस तरीके से वो हंटिंग के लिए गए थे, उन्हें 5 स्ट्रेंज शॉप के लोग मिले जिन्होंने उन्हें रास्ते के अंदर ही रोक लिया। ये लोग उन लोगों को हफ्ता देने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें मारना चाहते थे। इसलिए इन लोगों की उन 5 के साथ फाइट हुई। 2 वर्सेस 5 के इस बैटल के अंदर भी डैन इन लोगों ने उन लोगों को धूल चका दी। लू फेंग ने 1 वर्सेस 4 किया था एंड 1 वर्सेस 4 के अंदर लू फेंग ने एक बंदे को मार दिया, बाकी 4 लोगों को वहां से भगा दिया। चोरी सुनने के बाद ये लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। लोगों को लिटरली भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग इतना ज्यादा पावरफुल है। जहाँ ये लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे युलान सिटी के अंदर अपने जड़े गड़ाने के लिए, लू फेंग ऑलरेडी यहाँ पे दुश्मनी करना शुरू कर चुका है। फेंग एम्परर मिंग एंड फू की तरफ देखते हुए कहता है, स्ट्रेंज शॉप वो मुझे धमकी दे रही है, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। इसे सुन के एम्परर क्विंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, क्योंकि वो भी जानते थे आज नहीं तो कल स्ट्रेंज शॉप अपना बदला जरूर लेगी। सिटी के अंदर तो वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकती, सिटी के स्ट्रिक्ट रूल्स के कारण चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्रदर लू को टच भी नहीं कर सकती। डेफिनेटली कुछ चीप टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेंगी, उनके क्लोज वन को टारगेट करने की कोशिश करेंगी, यानी कि एम्परर फू, एम्परर क्विंग एंड एम्परर मिंग। क्विंग लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, दोनों की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक है। टॉट सिटी के अंदर एक दूसरे को मारना पूरी तरीके से इलीगल है, लेकिन उसके बाद भी हरामखोर कुछ अंडर हैंडेड मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तुम दोनों से डील करने के लिए। इस वक्त एम्परर फू और एम्परर मिंग की हालत इस प्रकार है जैसे कि किसी छोटे से चिड़िया के बच्चे की गर्दन मरोड़ भी दी किसी कोने में, घंटा ही किसी को पता चलेगा। ये सुनते एम्परर मिंग कहता है, बंद, अब से सिटी के बाहर जाना बंद, कुछ भी हो जाए, कितनी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए, मैं सिटी के बाहर नहीं जाने वाला। प्रभु कहता है कि उनके पास काफी सारे अवतार हैं। जो अवतार जनरली सिटी के अंदर घूमता है या फिर सिटी छोड़ के कहीं बाहर जाता है, अवतार के पास कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीजें नहीं है, तो उसे नहीं लगता कि वो लोग उसे टारगेट करेंगे। इसे सुनने के बाद एम्परर क्वीन एंड लू फेंग को थोड़ी सी सांस में सांस आती है। जिस साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि एम्परर क्वीन एंड लू फेंग लोग भी अपने सक्लूजन के अंदर चले जाते हैं। तो ऑलरेडी इन लोगों ने वॉर के थ्रू काफी सारे पॉइंट्स कमाए, वॉर के इन सारे स्पॉइल पचाने के लिए भी इन लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज अभी इन्होंने खरीदे डाली है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हील करेंगे, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। काफी ज्यादा लंबे टाइम तक ये लोग भी कहीं बाहर नहीं जाने वाले। जितना ये लोग सोच रहे थे स्ट्रेंज शॉप उससे भी ज्यादा तेज निकला। 2 दिन के बाद ही जो स्ट्रेंज शॉप था उसने अपना सबसे पहला मूव चल दिया। फू ने अपनी जॉब खो दी नाइन रिंग बाउंड्री टावर के अंदर। जब वो अपने केव रेसिडेंसी के अंदर वापस से लौट रहे थे उसके ऊपर अटैक हुआ। इस अटैक के अंदर वो इस तरीके से मारा गया जैसे कि उसका कभी कोई वजूद ही नहीं था। ये सारी की सारी चीजें लू फेंग एंड एम्परर क्वीन को पता चलती है, वो सही में काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है ये स्ट्रेंज शॉप ये सही में काफी ज्यादा शेमलेस है। तो इन लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये सब चीजें इतनी ज्यादा जल्दी हो जाएगी, ये सब चीजें इन लोगों ने नहीं सोची थी। जो एम्परर फू होता है वो कहता है स्ट्रेंज शॉप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एंड वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। रही बात मेरी, तो मैं बस एक छोटी सी जगह पे एक छोटी सी जॉब करता था, जहाँ पे मैं बस एक लेबर का काम करता था, काफी छोटा मोटा यानी मजदूरों वाला काम। वहाँ पे मैं अपना जॉब खो भी देता हूँ तो उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। स्ट्रेंज शॉप वालों ने किसी मिड लेवल के मैनेजर को जो कि 9 रिंग बाउंड्री टावर को संभालता है के थ्रू मेरा रिकॉग्निशन लेटर भिजवाया था। उस बंदे ने मुझे कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया मुझे जॉब से निकालने का। इसी तरीके से मेरी जॉब चली गई। उन्होंने कैजुअलिटी बेस्ड अटैक्स मेरे ऊपर किए थे, इसके कारण मेरा जो अवतार है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अच्छा हुआ जो मेरा दूसरा अवतार है मेरे केव रेसिडेंस के अंदर पूरी तरीके से सेफ इन्वायरमेंट के अंदर था। गलती से भी अगर मेरा वो अवतार भी मारा जाता मेरा क्या होता, ये अभी तक की जितनी भी जर्नी है वो सारी की सारी खत्म हो जाती। इस वक्त भले एम्परर फू थोड़े से इमोशनल हो गए थे। चलिए सब चीजें कहने के बाद वो हंसने लग जाता है कि एक तरीके से वो अपने आप को रोस्ट कर रहे हो। एम्परर फू कहता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा एक इनसिग्निफिकेंट बीइंग की युलान सिटी के अंदर सही में कुछ भी नहीं है के ऊपर स्ट्रेंज शॉप अपना अटेंशन देगा। फेंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। लू फेंग एम्परर फू की तरफ देखते हुए कहता है मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए जो कुछ भी किया है उस चीज के लिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। जल्दी तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा कोई बेटर जॉब ढूंढ के लाऊंगा। चीज सुनते जो एम्परर फू होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड हंसने लग जाता है एंड फिर कहता है ऐसी बात है तो मेरा लक सही में काफी ज्यादा अच्छा है, एक अवतार खोने में मुझे इससे ज्यादा बेटर जॉब मिलेगी। अलावा एम्परर फू शांत होते हुए कहता है कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया, अभी सक्लूजन के अंदर जाके उन सारी चीजों को स्टडी कर सकता हूँ जो भी मैंने 9 रिंग बाउंड्री टावर के अंदर सीखी है। वहाँ पे मुझे काफी ज्यादा काम लगता था, इसके कारण मुझे खुद के ऊपर ध्यान देने का ताजा मौका नहीं मिलता था। लेकिन अभी मैं सक्लूजन के अंदर जाके आराम से अपने ऊपर ध्यान दे सकता हूँ। लू फेंग जानता था कि जो एम्परर फू है वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा नाराज है कि उनको अपनी जॉब से काफी ज्यादा लगाव था। काफी ज्यादा मेहनत की थी ये जॉब पाने के लिए। जब एम्परर फू को ये जॉब मिली थी इन चारों ने मिलकर पार्टी भी की थी, सेलिब्रेशन भी किया था। जब आज उन्होंने अपनी जॉब खो दिया तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़े। इस वक्त लू फेंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो कहता है मनी मन स्ट्रेंज शॉप एल्डर टियानी मैं सोचा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है ओरिजिन कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो युलान सिटी से वापस से ओरिजिन कॉन्टिनेंट लौट रहा था। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को ओरिजिन कॉन्टिनेंट का सीन देखने के लिए मिलता है हुआंग सिटी के अंदर सिटी लॉर्ड मेंशन का। यहाँ पे लू फेंग फाइनली यहाँ पे लौट चुका था। लू फेंग इस वक्त सिटी लॉर्ड मेंशन के बड़े से जायंट टावर के अंदर था। इस बड़े से टावर के बाहर आके लू फेंग एक बहुत बड़ा सा हाथ देख सकता था, बड़ा सा पाम जिसने पूरी की पूरी हुआंग सिटी को पकड़ के रखा था। तो हाथ है ये और कुछ नहीं, ये एक सीक्रेट ट्रेजर है, इसका नाम वर्ल्ड ऑफ द पाम है। इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते
जानते होंगे। और ये जो सीक्रेट ट्रेजर है ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है। ये ट्रेजर लू फेंग को ड्रीम डोमेन रिलम से मिला था, जो कि एक नेचुरल सीक्रेट ट्रेजर है। जो वर्ल्ड ऑफ द पाम है, इसकी जो वैल्यू है वो इमोर्टल हार्ट जितनी है। वर्ल्ड ऑफ द पाम को पूरी तरीके से मास्टर करना इवन इमोर्टल हार्ट से भी ज्यादा मुश्किल है। उन लोगों को इमोर्टल हार्ट के बारे में नहीं पता, उन लोगों को मैं बता दूं, इमोर्टल हार्ट वो ट्रेजर है जो लू फेंग ने इनफाइनाइट स्पेस ट्रेजरी के अंदर से इसने लिए चूज किया था। इमोर्टल हार्ट जो है वो पाथ ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन से चलता है। इसी कारण लू फेंग की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये जो वर्ल्ड ऑफ द पाम है ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिफरेंट है। ये एक तरीके का नेचुरल सीक्रेट ट्रेजर है, जो कि एक लॉ है हाई लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म का, इसे एक वर्ल्ड क्लास हुनियान लाइफ फॉर्म के बॉडी के अंदर नर्चर किया गया है। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो अपने स्टार टावर के अंदर वापस से लौट जाता है। लू फेंग के कल्टीवेशन पेज के अंदर काफी सारे वास्ट अमाउंट ऑफ लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म के मटेरियल स्टोर करके रखे गए थे। इन मटेरियल्स की कुल मिला के 800 यूनिट थी। हर एक यूनिट का प्राइस 38,000 हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास था। ज्यादातर जो थे वो लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल्स थे, जो लू फेंग ने 9 रिवर सीक्रेट रिलम से लाए थे कि उसके लिए इस वक्त काफी ज्यादा सुटेबल थे। देखा जाए तो लो लेवल के अंदर जितने भी सीक्रेट मटेरियल्स थे जो कि लू फेंग के काम के थे, उसके अंदर से लू फेंग ऑलरेडी 70% कलेक्ट कर चुका था। परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म की कुल मिला के लू फेंग के पास 80 यूनिट्स थी। 80 यूनिट्स के अंदर हर एक यूनिट का जो प्राइस था वो लगभग 3,90,000 हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास था। अलावा जो लू फेंग था उसने सुपर लिमिट के लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल्स को भी खरीदा था। कुल मिला के लू फेंग के पास 3 यूनिट्स थी। हर एक यूनिट का प्राइस जो था वो 10.2 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स था। फेंग ने अपनी ज्यादातर जो संपत्ति थी इन्हीं मटेरियल्स को कलेक्ट करने में लगा दी थी। इस परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर्स के लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स के अंदर भी कुछ ऐसे बीइंग्स होता है जो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावरफुल होता है। वो अपने लेवल को सरपास कर देता है। रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर इन जीनियसेस को ऊपर लिमिट लेवल कहता है। जैसे कि लू फेंग अभी मिड स्टेट गॉड एम्पर के अंदर एक जीनियस है, ऑलरेडी मिड स्टेट गॉड एम्पर लेवल को तरीके से सरपास कर दिया है। साथ ही जो सुपर लेवल के मटेरियल्स है 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर डार्क सीक्रेट रिलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये जो हुनियान लाइफ फॉर्म है ये 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर नहीं मिलते, बस डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर मिलता है। ये वहाँ पे जो बैटल्स होता है वो सही में काफी ज्यादा इंटेंस होता है। वहाँ पे इन सब चीजों को पाना काफी ज्यादा आसान होता है। वहाँ पे हाई लेवल के कॉप्स को भी पाया जा सकता है। ये जो सुपर लिमिट के कॉप्स होता है कि अगर एक नाखून को भी बेचने जाओगे तो उसकी कीमत लगभग मिलियंस ऑफ हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास होती है। फेंग अपने इस बार वाली हार्वेस्ट से काफी तक खुश था। अपने आप से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इस बार उसे अपना ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा ग्रेट टावर ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर। के बाद उसके आंखों के ऊपर उसकी तीसरी आंख खुल जाती है आई ऑफ लाइफ एंड डेथ की, क्योंकि इन सारे के सारे न्यूली आए हुए मटेरियल्स को रिकॉग्नाइज कर रही थी, ऊपर स्टडी कर रही थी। इसके अलावा जो लू फेंग था इस बार उसके पास कंप्लीट सेट से एग्जांपल के तौर के ऊपर लू फेंग के पास अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के स्टेज गॉड एम्पर और लेट स्टेज परफेक्ट स्टेज सभी के पूरे सेट से थ्रू इस बार जब लू फेंग इन्हें कॉम्प्रहेंड करेगा कि स्टडी के अंदर एक सिस्टमेटिकली रिदम फॉलो होगा, डेफिनेटली उसके पास ब्रेक थ्रू के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन लू फेंग के पास ब्रेक थ्रू के कंपैरिजन के अंदर उसका ये वाला ब्रेक थ्रू होने वाला है काफी ज्यादा अलग ही लेवल का होने वाला है कि पास ब्रेक थ्रू के अंदर लू फेंग जैसे तैसे मरमराते हुए पहुंचता है। इस बार उसके पास ऑलरेडी सारे के सारे मटेरियल्स है अपने ब्रेक थ्रू के लिए। तरीके से टाइम बीतता है एंड लगभग 200 सेंचुरीज इसी तरीके से बीत जाती है। लू फेंग ने अपना ये जो टाइम है ये लगभग 70% उन सारे मटेरियल्स को स्टडी करने में ही लगा दिया था। एंड बस फर्स्ट राउंड के अंदर ही लू फेंग को स्टडी करने में 200 सेंचुरीज निकल गए। इन्हीं के अंदर ही उसका जो ग्रेट टावर ऑफ लाइफ एंड डेथ था नेचुरली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। एक कंप्लीट क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरा था। उसके बाद भी लू फेंग को पता नहीं चलता कि उसने कब अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। लू फेंग थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है तब जाके उसको रियलाइज होता है वो ऑलरेडी अपना ब्रेक थ्रू कर चुका है। बाद में वो थोड़ा सा स्टन रह जाता है लेकिन जल्दी उसे काफी तो खुशी मिलने लग जाती है। फेंग अपने आप से कहता है लगभग 900 सेंचुरीज बीत चुकी है जब से वो यूलान सिटी के अंदर आया है। फाइनली उसका जो ग्रेट टावर ऑफ लाइफ एंड डेथ है अल्टीमेट गॉड किंग लेवल से रिलीज स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। फेंग के इस वक्त मन के अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यही पे ये चैप्टर होता है खत्म। कि लू फेंग कितना पावरफुल हुआ ये तो आपको अगले चैप्टर के अंदर पता चलेगा। होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। गाइस इस वक्त जो नोवेल का राइटर है वो भी काफी ज्यादा आलसी हो गया है मेरी तरह। वो भी बीच बीच में ब्रेक लेता रहता है। इवन थॉट अगर मैं 2-3 दिन लेट भी वीडियो डालता हूँ के बाद भी मेरे हाथों में 4 से 5 ही चैप्टर्स आते हैं जितना कि मैं हर एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। इससे होता ये है कि अगर मैं 2 से 3 दिन लेट भी डालूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता खास। चलो कोई ना, फिर भी सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। टाइम टू टाइम आप लोगों को अपडेट नहीं कर पा रहा। मैं इस चीज के लिए कोई भी बहाना नहीं मारूंगा। मैं हूँ थोड़ा बहुत केयरलेस। पहले मुझे मोटिवेशन मिल रहा था बनाने के लिए बट अभी मेरे पास कोई ज्यादा कोई मोटिवेशन नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। इसके कारण जो मेरे लाइफ के बाकी के इंपॉर्टेंट काम है के इंपॉर्टेंस ने यूट्यूब के इंपॉर्टेंस को सरपास कर दिया है। बट पहले ऐसा नहीं था। इसके अलावा जिन्हें भी मुझे सपोर्ट करना हो वो इंस्टा पे आके सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा सोच रहा हूँ मैं कुछ करने की, टाइम लग रहा है मुझे बट जानता हूँ कि जो भी मैं करने की सोच रहा हूँ वो सब आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। वो दिन दूर नहीं है जब मैं पहले की तरह रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। होप करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। लोगों से एक बार मैं माफी मांगना चाहूंगा जिन लोगों को मैंने इंस्टाग्राम या फिर कहीं और बोल दिया था कि मैं आज कल में वीडियो डाल दूंगा लेकिन स्टिल मैं नहीं डाल पाया क्योंकि गाइस थी मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम जो कि बिन बुलाए आ चुकी है। कुछ कर भी नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून भी ये वीडियो अपलोड हो।